हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अक्टूबर है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत में हम लोग कोटेशन देखते हैं। ये कोटेशन जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग फ्रेशर हैं, अगर उनको नहीं मालूम है तो बता दें कि जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग का आपको पूरा सिलेबस देखना है। जो जीएस पेपर आप जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में एक पूरा का पूरा पेपर ही ऐसे राइटिंग का होता है, यानी कि ऐसे में आपको 250 मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे को ज़ाहिर तौर पर आपको बहुत अच्छा बना के लिखना होता है। वहाँ पर आप कोटेशंस का अगर यूज़ करते हैं तो वो आपके ऐसे को बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और वेटेज उसमें देता है। तो इसलिए ऐसे कोटेशंस को आप एक जगह पर लिखें, अपनी नोटबुक में लिखें और इनको मेमोराइज़ करें। इनको आपको याद करना पड़ेगा। और जहाँ पर भी जो भी टर्म है, जो भी टॉपिक है, लाइक अगर एजुकेशन का है या डेमोक्रेसी का है, गवर्नेंस का है, वुमेन के ऊपर बात कही जा रही है, तो वहाँ पर हम कोटेशंस को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। आज का जो कोटेशन है वो है मार्टिन लूथर किंग का। पब्लिक ओपिनियन अलोन कैन कीप अ सोसाइटी प्योर एंड हेल्दी। तो पब्लिक ओपिनियन क्यों इतना ज़रूरी है? जैसे कि कई सारे कानून को लेकर के आती है सरकार। अभी AIA भी आया था, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर आपको याद होगा तो उसमें सबसे बड़ा डिबेट क्या था? उसमें डिबेट यही था कि जो पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, इस तरीके के जो बदलाव किए जाते हैं, अमेंडमेंट होता है ऐसे कानूनों में, उसमें पब्लिक ओपिनियन के लिए जाने का जो दिन था उसको कम कर दिया गया है वहाँ पर। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ। हालांकि उसके तर्क अलग अलग थे, सरकार के द्वारा दिए गए तर्क अलग थे, जो एडिटोरियल में लिखे जा रहे थे उसमें अलग अलग बातें कही जा रही थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी को प्योर और हेल्दी रखने का एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया होता है वो पब्लिक ओपिनियन होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपको कोटेशन मिल चुका है ऐसे के लिए। इसके अलावा अदर जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसमें बैकग्राउंड के पॉइंट्स को भी डिस्कस करते जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होता है पूरे डिस्कशन को। यूं ही स्पीड में या फिर ऐसे मत चले जाइए, बिकॉज उससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हम रिवाइज करते हैं, जो आपको मैं अलग से बताती हूँ, जो लिखा नहीं होता है PDF में, वो चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। तो प्लीज़ बी पेशेंट और वहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा है। आज जो हम लोग जानने वाले हैं उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। अन्नपूर्ति क्या है, रुद्रम क्या है, TRP के बारे में बात करेंगे, ट्राई और FPO। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जिसमें बदलाव किया गया है पिछले 2-3 महीनों में, खास करके फार्मर्स से एसोसिएटेड है, उसका जिक्र करने वाले हैं। देखिए, आज का पहला न्यूज़ क्या है? पहला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, वो 1963 से काम कर रही है। ठीक है, और अब जाकर के एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है कि यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनको। और इसके पीछे ये क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज़ इनका इतना अच्छा काम है, इन्होंने इतने सालों में भारत में जो PDS सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया है। और जैसा आप समझ पा रहे हैं, पूरा फूड प्रोग्राम है, जो इसका क्या मतलब है, ये फूड अवेलेबिलिटी को देखते हैं। इवन पूरे वर्ल्ड में जितने भी जगह पे जहाँ पे भी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, हंगर की प्रॉब्लम है, वहाँ पर उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो आपको याद होगा भारत में भी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जा कर के देखें, 60s में अगर देखें, 70s में भी देखें इवन, तब भी जो प्रॉब्लम फूड ग्रेन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी भारत में। पॉपुलेशन ज़्यादा था, फूड ग्रेन्स कम थे और क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर था। लेकिन आज क्या है, आज हमने ऐसे 100 से ज़्यादा आर्टिकल पढ़े हुए हैं जहाँ पर आपको मैंने बार बार यही बताया है कि FCI के पास, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर पूरे सीरियल्स का भंडार होता है, उनके पास 3 गुना ज़्यादा अनाज अभी मौजूद है जितना होना चाहिए। जितने की ज़रूरत है भारत में, उससे 3 गुना ज़्यादा अनाज मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इससे यही समझ में आता है, राइट? तो WFP क्या करती है? ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंट देना, फिर अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च करना। और इन्होंने इसमें एक अन्नपूर्ति, जो अभी मैंने जिक्र किया शुरुआत में, अन्नपूर्ति जो कि ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसर है, जिसको राइस का ATM भी कहा जाता है, ATM फॉर राइस।
और ये इसीलिए लाया गया था। इसका जो पेज नंबर 2 है वहाँ पे बहुत एलॉबरेटेड डिस्कशन है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर देख ली हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है, ये भी आप याद रखेंगे, बिकॉज लास्ट मोमेंट में ना ये सब चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अभी से आप इसको अपने डेली रूटीन में डाल देते हैं कि अच्छा ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके लिए काम करिए, इनको नोबेल मिला है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा अगली बार। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस की कैसी एजेंसी है? क्या ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, या फिर ये एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरह काम करती है, या फिर ये मेन ऑर्गन में से एक है? तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस की, किस तरीके की एजेंसी है ये, और इसका एग्जैक्टली क्या काम है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, इसको आपको लगातार ध्यान में रखना है। अन्नपूर्ति एटीएम फॉर राइस वहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है, और इस तरीके के कुछ सिमिलर से स्टेटमेंट आ सकते हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी से ही इन फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगला न्यूज़ देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रम, ये रुद्रम क्या है? ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। तो अगला सवाल आता है, इसको किसने बनाया है? तो नन अदर देन डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसको बनाया है, रुद्रम को। एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, और अभी तक का फर्स्ट इंडिजियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल आप कह सकते हैं रुद्रम को। और इसको टेस्ट किया गया है सुखोई 30 MKI जेट से। एंड इसका क्या किस तरीके का काम होगा? तो दिस मिसाइल आर डेजिग्नेटेड टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द एडवर्सरीज रडार कम्युनिकेशन एसेट एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस। इस तरीके का ऐसा काम होगा। इसको इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है बेसिकली। रुद्रम का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। रुद्रम जो है ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा। मिसाइल में ये भी जानना कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि वो सरफेस टू सरफेस है, या एयर टू एयर है, या एयर टू सरफेस है। तो ये क्या है? ये एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्रम, जिसको कि डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया है, इंडिजियसली डेवलप किया गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका बहुत ही आगे वाइटल यूज़ हो सकता है। इसमें एक और बात याद रखना है कि इसका नाम रुद्रम है, उसका मतलब क्या है? तो संस्कृत में रुद्रम कहा जाता है, और इसका मतलब होता है रिमूवर ऑफ सॉरोज। ठीक है, हर तरीके के दुख को ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना ही रुद्रम का मतलब होता है। और यही नाम इसको मिसाइल को दिया गया है, विच इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल पर चलते हैं, और आर्टिकल है द ट्रू टीआरपी। अब देखिए, आज आर्टिकल तो बहुत सारे थे, लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल जो हैं वो रामविलास पासवान जी पर लिखे गए हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कई सारे आर्टिकल लिखे गए हैं उनकी याद में। और हम लोग यहाँ पे उनके पर्टिकुलर आर्टिकल को नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसमें से कोई ऐसा फैक्ट आपको नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ऑब्वियसली वो पर्सनालिटी बेसिस पर है, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं उसको न्यूज़पेपर से। हम लोग देखेंगे आज दो आर्टिकल, एक तो कल का है जो कि फार्मर पर बेस्ड है, और दूसरा एक ये आर्टिकल है जो कि टीआरपी पर बेस्ड है। यहाँ पे भी कुछ एक डिस्कशन है, ठीक है, यहाँ से हम कुछ एक पॉइंट्स को ले सकते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सर्विस की। ठीक है, तो ये सिलेबस में कहाँ पर आ जाएगा? कम्युनिकेशन वगैरह में आ जाएगा, पेपर 3 में इसको हम रख सकते हैं, या इसके अलावा जो अभी इसको हम पेपर 2 में भी रख सकते हैं, गवर्नेंस वगैरह में रख सकते हैं। किस तरीके के से चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो रही हैं, या रूल रेगुलेशंस का स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। नहीं तो आज एक तरफ जब हम डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कितना वल्नरेबल हो गई है हमारी सोसाइटी हर चीज़ को लेकर के। तो ये सब भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है ये टीआरपी का जो इशू अभी उठाया गया है। फाइन, तो इसमें क्या कहा गया है? देखिए, जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो दूरदर्शन में कार्यरत हैं, 2002-3 में काम कर चुके हैं, और डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बेसिकली शेयर किया है कि जब ये थे उस पोस्ट पर, दूरदर्शन में काम कर रहे थे, तब इनके सामने में क्या चुनौतियां आई थी और क्या इन्होंने फील किया था उस समय में। बिकॉज अभी जो ये एक बर्निंग टॉपिक की तरह है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, टीआरपी के बारे में। और ये कैसे मेज़र किया जाता है, ये अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा। कल मैंने आपको एग्जैक्टली वो टर्म बताया था कि कैसे मेज़र होता है टीआरपी।
यहाँ पे इनका कहना है, इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑडियंस का पूरा पता लगा करके कि उनका क्या टाइमिंग है, वो कौन सा टाइमिंग पे कौन सी चीज़ कौन सा शो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर शो को लेकर के आना, ये एक ऑब्वियसली से टीआरपी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत सीक्रेट होता है। तो जब तक कि आपको कोई ऐसी एजेंसी जो ऑलरेडी टीआरपी को कैलकुलेट कर रही है वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तब तक आपको पता ही नहीं चल सकता कि आप ऐसा कुछ एज उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। एंड उन्होंने कहा कि जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया टीआरपी सिस्टम के वर्क को लेकर, ये आखिर ये कैसे काम करती है, तो इनके समय में 2 एजेंसीज़ हुआ करती थी, एक टीएएम और एक आईएनटीएएम हुआ करता था उस समय में, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लोग फिर उस समय, और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, ठीक है? इनका कैसे काम करना है और क्या कुछ रूल रेगुलेशंस, और ऑब्वियसली उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं हुआ करते थे। तो ये भी इनका यहाँ पर कहना है कि इनको भी काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था उस समय में, कई सारी दिक्कतें हुई थी, कंपटीशन नो डाउट बहुत ज़्यादा। और इवन 2002-3 की जब हम बात करते हैं तो दूरदर्शन उस समय में फिर भी बहुत कमेंडेबल था और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको फॉलो भी करते थे, कंपेरेटिव टुडे जितना आज हम लोग यूज़ करते हैं दूरदर्शन को। मुझे लगता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा शायद ही ज़्यादातर लोग हैं जो दूरदर्शन को अब देखते होंगे, है ना? वो 26 जनवरी को या 15 अगस्त को इसलिए देखते हैं बिकॉज़ दूरदर्शन से डायरेक्ट आपको दिखता है लाइव, और वो एक गवर्नमेंट का चैनल है इसलिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं कि इनको कितनी परेशानी हुई, कैसे मेज़रिंग होता था, कैसे मीटर्स लगाए जाते थे, और उस मीटर के ज़रिए कैसे जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता था कि लोग किस समय में क्या चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं। उसको इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि कैसे ये ऑडियंस के बारे में या जो भी ऐसे डाटा को शेयर करते थे, उस उनको कैसे ये उनसे बात करते थे, फिर उनसे निकलवाते थे चीज़ों को कि कैसे क्या घोटाला कहाँ पर हो रहा है। तो इनका कहना है कि शुरुआत से ही ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही हैं और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, एमआईबी है, 2008 में उन्होंने एक प्रॉपर पॉलिसी लाने के लिए कहा कि आप एक रेटिंग एजेंसी के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर के आइए। एंड टराई रिकमेंडेड एन अप्रोच ऑफ सेल्फ रेगुलेशन थ्रू द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री लेड बॉडी। और उसी समय में ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, बीएआर, जिसका जिक्र हमने कल किया था, ये उसी समय में बनाई गई थी 2008 में। और एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को हेड कर रहे थे अमित मित्रा जी, उस समय में चेयरमैन थे इस कमेटी के, एमआईबी के द्वारा कमेटी बनाई गई। तो अमित मित्रा, अब पूछ लिया जाए, वैसे तो बहुत पहले बनाई गई थी ये कमेटी, अगर पूछ लिया जाए कि किस चीज़ से संबंधित है तो ध्यान में रखना है आपको। Though the BARC came into existence in July 2010, it did not make any progress for 3 year। 3 साल तक, 2010 में बनाने के बाद 3 साल तक इन्होंने ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं किया, कोई इनका बहुत बड़ा काम नहीं था कि इसको रेगुलेट करें, कुछ करें। और अभी जो पूरा मामला चल रहा है ना, उसमें भी आप देखिए तो बीएआरसी ने ही एक कंपनी है, हंसा नाम की कंपनी है, उसको हायर किया था। एक रिसर्च एजेंसी है हंसा, उसको हायर किया था प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है? तो एमआईबी नोटिफाई द पॉलिसी गाइडलाइंस एंड इन जनवरी 2014 एक्टिवेटेड बीआरसी टू कैरी आउट द टेलीविजन रेटिंग इन इंडिया। इंडिया में टेलीविजन रेटिंग हो, इसके लिए बीआरसी को काम दिया गया। फिर बीआरसी ने एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च एजेंसी है हंसा, उसको ले लिया। और फिर उसके बाद ये हंसा जो है ये 17 देशों में काम करती है, और वहाँ से फिर ये पूरा मामला उठ करके अभी सामने आ रहा है जो आप देख रहे हैं। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल है। वे फॉरवर्ड में ये है कि आपको एक ड्रास्टिक चेंज लाने की ज़रूरत है सिचुएशन में। आज जो डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सर्विस दिया जा रहा है, सेट टॉप बॉक्स लगाए जा रहे हैं, तो इसका एक प्रॉपर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि कितने लोग हैं जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, एक्टिव पेमेंट कर रहे हैं, राइट? कितने लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले रहे हैं, बिकॉज जब इसको फ्री में दिया गया था तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स उस समय में थे, जब हम बात कर रहे हैं डीटीएच सर्विसेज की। तो ये इसका एक वे फॉरवर्ड में हम यही बेस्ट आंसर लिख सकते हैं कि इसमें जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा और ट्रुथ को सामने लाना होगा। इस तरीके से बायस्ड होकर के या फेक न्यूज़ को जिस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकती है। अगला आर्टिकल देखते हैं, फार्म लॉ। फार्म लॉ के ऊपर है, क्लेम एंड रियलिटी।
तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है वो इस बात पर है कि गवर्नमेंट जो बदलाव कर रही है, गवर्नमेंट बड़े बड़े क्लेम्स कर रही है, ठीक है। अभी जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं और रियलिटी क्या है, ठीक है, क्लेम क्या है गवर्नमेंट के और रियलिटी क्या है। तो सिलेबस में कहाँ पर आ जाएगा ये, सिलेबस में से पहले तो आप जीएस पेपर 3 में, आपको पता ही है जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर है, वहाँ पे आ जाएगा सीधे तौर पर। इसके अलावा हम और उसको कई जगह से पॉलिटी में जोड़ सकते हैं, लॉ इम्प्लीमेंटेशन वाले सेक्शन में जोड़ सकते हैं, बट जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर में ये सीधे तौर पर दिखता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि जो 3 बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि इनकम अश्योरेंस फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसको शॉर्ट में इन्होंने मंडी बाईपास एक्ट कहा है, ठीक है। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, और तीसरा जहाँ पे बदलाव लाया गया है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो 2020 में ये अभी इवन जो कोरोना पेंडेमिक के बाद ये 3 बड़े बड़े बदलाव हुए हैं ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जो उनका जो बेनिफिट है उनको इंश्योर किया जा सके, राइट। अब देखिए क्लेम क्या है और रियलिटी क्या है। चलते हैं पहले क्लेम पर। पहले क्लेम पर ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लेम जो है सरकार का वो ये है कि फार्मर इज़ नाउ फ्री टू सेल हिज क्रॉप एनीवेयर, राइट। क्यों? क्योंकि आपको जब मंडी बाईपास कर दिया गया, आपको ये कह दिया गया कि अब मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप बाहर भी प्रोड्यूस को बेच सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि फार्मर अब आज़ाद हैं ऐसे किसी भी रेगुलेशन से, और वो अपने जो क्रॉप है उसको कहीं भी बेच सकते हैं और अपने जो भी दाम है मनचाही दाम उसको ले सकते हैं, ठीक है। ये कहना है गवर्नमेंट का। रियलिटी क्या है? रियलिटी का ये कहना है कि 86.2% जो भारत के फार्मर हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है, ठीक है, यानी कि छोटी ज़मीनें हैं। अब क्या होता है कि जब वो फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के बाद उनको उसको बेचने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उस फसल को उगाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ होता है, ठीक है। उनके ऊपर डेट होता है, और इवन अगर उनको नेक्स्ट क्रॉप को फिर से बोना है तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो दे डोंट हैव मच टाइम कि वो वेट करें, और ना ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू स्टोर द प्रोडक्ट्स, टू स्टोर द क्रॉप, और ना ही उनके पास ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, राइट। अब हर किसी के पास ट्रैक्टर तो होगा नहीं, हर किसी के पास ट्रक तो होगा नहीं। अगर ज़मीनें भी 2 हेक्टेयर से कम हैं तो आप सोच करके देखिए कि उनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, कर्ज ऊपर से और है। तब क्या होगा, वो उस पूरे क्रॉप को कहीं भी बेचेंगे और कितने भी दामों में बेचेंगे। तो अब क्या हुआ, हमने ये तो कह दिया टू सेल हिज क्रॉप एनीवेयर, बट हमने ये नहीं कहा कि उसको कौन खरीदेगा, ठीक है, और कितने दामों पर मिनिमम उसको खरीदा जाना चाहिए अगर वो बाहर बेचते हैं अपने सामानों को। तो अब यहाँ पे एक रियलिटी का कहना है कि देर इज़ नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब फार्मर वापस से अपनी उसी जगह पर है, कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस यहाँ पर उनको नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा क्लेम है एमएसपी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल कंटिन्यू। सरकार ने कहा है कि जो एमएसपी है और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी सेक्शन 5 की बात करती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करती है। इसमें कहा गया है कि बेस्ट वैल्यू इंश्योर किया जाए फार्मर को, सच प्राइस मे बी लिंक टू द प्रिवेलिंग प्राइस इन स्पेसिफाइड एपीएमसी यार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स और एनी अदर सूटेबल बेंचमार्क प्राइसेस। तो ये सारे जो बेंचमार्क प्राइस, अब देखिए एपीएमसी यार्ड में जो स्पेसिफाइड दाम है वो होना चाहिए, प्रिवेलिंग प्राइस है वो हो जाए, या फिर कोई ऐसा बेंचमार्क प्राइस हो उसको जोड़ दिया जाए। तो एक प्रॉपर सूटेबल प्राइस होगा जिसके आधार पर उनको अपना सामान बेचना है या किसी को भी खरीदना है, बट नॉट टू द एमएसपी। अब यहाँ पे एमएसपी का जिक्र नहीं किया, या जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट रेट है उसका जिक्र नहीं किया है सेक्शन 5 में। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई ऐसा डिक्लेरेशन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है कि क्या देयर इज नो डिक्लेरेशन ऑफ एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप डिटरमाइंड बाय द स्वामीनाथन फॉर्मूला C2 कॉस्ट प्लस 50%। तो ऐसा कोई डिक्लेरेशन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। आपको मालूम है एक चीज़, आप इस बार का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा। आप देखिए एमएसपी पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। वो आप देखेंगे तो इसी एनालिसिस बेस्ड वो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट वहाँ पर आपको दिखेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देयर विल बी नो डिक्लेरेशन ऑफ एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। अब वहाँ पे देखिए ऐसा ही मिलता जुलता एक स्टेटमेंट है लिखा हुआ। तो हम लोग जब यहाँ पे आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं
तो हमारा कोई एक उद्देश्य नहीं है कि इससे सिर्फ और सिर्फ हम प्रीलिम्स कर लें या सिर्फ मेंस कर लें या सिर्फ इंटरव्यू में काम आ जाए। ये हर जगह पर काम आने वाला है, तो ये आपके लिए एक रिपॉजिटरी की तरह है। और ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे आर्टिकल को ही डिस्कस करती हूँ जो बहुत रिलेवेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और फार्मर का अगर आर्टिकल मैंने लिया है तो वो कंपलसरी है आपके लिए, इसीलिए प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर ना किया जाए, इन चीज़ों को लिखा जाए कॉपी में, इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए। अब देखिए क्लेम 3 क्या है? क्लेम 3 है फार्मर विल बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब ये तो बहुत ज़रूरी बात है ना, अगर फार्मर को फ्री कर दिया जाए किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी का कहना है कि एपीएमसी established in the 1960 were a market solution to provide incentive of a fair price and government procurement to farmer and save them from selling crop through a price and to pay their debt accumulated from private lenders for the purchase of input। इन शॉर्ट इनका कहना है कि अभी भी जो एक्सप्लॉइटेशन होता था फार्मर के साथ एपीएमसी मंडीज़ में, जो कि 1960 में बनाया गया था, और उसके बाद ये कहा गया था कि फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एपीएमसी बनाया जा रहा है, और वहाँ पे जाकर के जब वो अपने सामानों को बेचेंगे तो वहाँ उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया, और अब फिर से यही सेम चीज़ होने वाली है। जो प्राइवेट होल्डर्स होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना कि स्टॉक पाइलिंग वगैरह सबको ख़त्म कर दिया गया है, तो अब फिर से हो सकता है कि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाए। एंड दीज एक्ट्स क्रिएट एटलीस्ट 5 लेयर ऑफ मिडिल मैन। अब ऐसे जो एक्ट्स बनते हैं ना, इसमें क्या होता है, मिडिल मैन की संख्या बढ़ती चली जाती है, और जब बिचौलिए बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? जो किसान है वो अपना सामान, आपको पता है जो सामान आप 40 रुपये 50 रुपये किलो, यानी जो प्याज आप 40 रुपये 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं मार्केट में, उसको किसानों ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये 6 रुपये किलो बेचा हुआ होता है। यानी कि सोचिए कि जिसकी सारी मेहनत थी उस प्याज को उगाने में, उसको पूरा हार्वेस्ट करने तक में जो सारी मेहनत थी वो एक किसान की थी, उसको उसका दाम कितना मिल रहा है? 5 रुपये या 6 रुपये किलो उसका दाम मिल रहा है, और वो मार्केट में कितने पर बिक रहा है? वो 50 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो आप सोचिए कि किसान कहाँ पर है, किस लेयर पर है, किस जगह पर है। तो ये क्या होता है, ऐसे जो एक्ट होते हैं वो मिडिल मैन की संख्या को बहुत बढ़ा देते हैं, और इससे जो रूरल सेक्शन में रहने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल में जो किसान हैं, उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। और इसमें जो बिचौलिए हैं ऑब्वियसली वो बेनिफिट ले जाते हैं, ना तो कंज्यूमर का फ़ायदा होता है ना ही किसानों का फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुछ जैसे फार्म सर्विसेज हैं, लाइक सीड, फीड, फॉडर, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, उसमें भी एक तरीके से किसानों को बहुत पे करना पड़ता है, वहाँ पे भी कोई ऐसी छूट नहीं है उनको। तो इस तरीके से कई सारे क्लेम्स हैं, कई सारे सेक्शन का भी इन्होंने जिक्र किया है। सेक्शन 10 में क्या कहा गया है, 3(1)(b) में क्या कहा गया है। 2(e) जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है। बाईपास मंडी का एक्ट जो भी लाया गया है, फार्मर ऑल्सो इंक्लूड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एफपीओ को इंक्लूड किया गया। आपको याद होगा कि किसान एक सम्मान निधि करके आया है स्कीम, ठीक है, और उसमें उसमें जो चीज़ें कही गई हैं कि आप जो लोन ले सकते हैं वो एफपीओ के माध्यम से ले सकते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसानों के लिए, बिकॉज़ किसानों को यहाँ तक पहुँचने का एक ये जरिया प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें भी जो गरीब किसान होते हैं उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता उनको, इसमें भी जो रिच फार्मर होते हैं वही बेनिफिट ले जाते हैं। तो इस तरीके के कंसर्न्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। तो वही यहाँ पे ये क्लेम्स और क्या मिडिल मैन की क्या दिक्कतें हैं, क्या रियलिटी है। क्लेम 4 में इन्होंने कहा है कि फूड सिक्योरिटी ऑफ द पुअर विल नॉट बी हार्म्ड। कहा गया है कि फूड सिक्योरिटी हार्म नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके के कानून बनाए गए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या कहता था? पहले इसमें जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता था कि आप एक में ज़्यादा दाम इसका नहीं बढ़ा सकते हैं, आप इसको स्टॉक पाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या कहता है? अमेंडमेंट में इसकी सप्लाई को फ्री कर दिया गया। सीरियल, पर्ल्स, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल सीड्स, ये सब आप आराम से इसको सप्लाई कर सकते हो, इसको आप ख़रीद सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मात्रा में, तो उसमें कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। अब अगर आपने ये लिमिट हटा दी, जो स्टॉक लिमिट हुआ करती थी, अगर उसको हटा दिया गया है, तो हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा करके रख दिया जाए और एक टाइम पर एक क्राइसिस या फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस अराइज हो सकती है। तो इस तरीके का कंसर्न है यहाँ पर।
जो पांचवा क्लेम है वो है फार्मर शेल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड। लेकिन इसमें भी ये सेक्शन 8 का जिक्र करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रियलिटी में, कि ये कहता है नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज, मॉर्टगेज, फार्मर। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी कुछ इन्होंने इसके लूप होल्स बताए हैं। क्लेम 6 में कहा है देयर विल बी नो लॉस टू द फार्मर इन कैलामिटी। ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा फार्मर का किसी तरीके की कैलामिटीज़ में। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 14 है वो क्या कहता है, ऑर्डर इज अगेंस्ट द फार्मर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू टू द स्पॉन्सर अकाउंट ऑफ द एडवांस पेमेंट इनपुट, सच इनपुट शैल नॉट एक्सीड टू एक्चुअल कॉस्ट। तो इन इन अदर वर्ड्स में क्या कहा गया कि जो कॉस्ट उन्होंने लगाया है ना इनपुट पर, बस उसकी रिकवरी होगी, उसके अलावा उनको और कुछ भी रिकवरी में नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली बात वहीं पहुंच जाती है। अब ये कहते हैं कि 3 मेजर थ्रेट हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, वो ये है। पहला थ्रेट तो उसमें यह है कि फार्मर विल बी सब्जेक्टेड टू कॉर्पोरेट कंट्रोल। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो फार्मर्स हैं, क्योंकि हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे दिया और हमने प्रोक्योर करने का भी की आज़ादी दे दी, स्टॉक लिमिट को हटा दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे एपीएमसी मंडी में भी जाना कंपलसरी नहीं है अब। तो अब क्या होगा, कॉर्पोरेट कंट्रोल में फार्मर्स आ सकते हैं और जो एक पैटर्न था इंडिगो फार्मिंग वाला, हो सकता है कि वैसा ही एक पैटर्न फिर से अराइज होने लग जाए और रूरल एरिया में एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ जाएं। दूसरा है सब्जेक्ट टू फूड सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड मार्केट। अब देखिए, सरकार का जब कंट्रोल होता है ग्रेन्स पर, तो वो क्या करती है, जहाँ जहाँ पर फूड की कमी है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अदर जगह पर भी, वो वहाँ पर उसको भेजती है और जो एक इम्बैलेंस होता है फूड सिक्योरिटी में उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं इसको अगर रेगुलेशन में नहीं रखा जाएगा, तो हो सकता है आगे चल कर के एक फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाए वर्ल्ड मार्केट में। तीसरा है द थ्रेट टू द इंडियन फूड एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। हाँ, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पर भी हो सकता है आगे चल कर के एक प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, आपने देखा होगा जीएम सीड को लेकर के जिस तरीके से बाइकआउट होता है सरकार के ऑर्डर्स का, और इसको लोग उगा रहे हैं धड़ल्ले से, महाराष्ट्र गुजरात में फार्मिंग हो रही है जीएम सीड से। तो ये सब एक तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के ऊपर एक चैलेंज होता है। तो नो कंट्री हैज़ डेवलप्ड बाय हैंडलिंग ओवर द एग्रीकल्चर सॉवरेनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मर टू द फॉरेन पावर्स। तो फॉरेन पावर्स के हाथ में अगर दे देंगे अपने यहाँ के एग्रीकल्चर को, और वो भी भारत में, तो इतनी बड़ी आबादी इस पर बिलोंग करती है, डिपेंड करती है, तो इसको एक सही तरीके से रेगुलेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। एक सही कानून का बनना इसमें बहुत ज़रूरी, जो जो क्लेम हो वही रियलिटी हो, ना कि जो क्लेम हो उससे अलग कुछ रियलिटी हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छा, कल तो संडे है राइट, तो हम लोग मंडे को मिलने वाले हैं, दैट इज़ परसों। थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए आप लोग, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।